नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को दी नसीहत, कहा अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर मामले के विरोध में पटना में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजद ने आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए, कहा नए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए। लायंस क्लब ऑफ पटना हारमोनी के द्वारा LMC हाई स्कूल में पौधारोपण का हुआ आयोजन। और लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि 225 सीट जीतकर सरकार बनाएंगे, बल्कि हमने कहा कि 2/3 बहुमत लाकर सरकार बनाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गलत न्यूज नहीं लेना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी को बहुत कुछ सीखना है। वहीं बीते दिनों दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर की घटना पर उन्होंने कहा कि इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी ठीक नहीं है, इसमें जांच का विषय है और जांच होगी। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल। सोचने का तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया है। सर, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सर, करने दीजिए, उससे हम लोग को क्या मुँह। संजय सिंह ने यह भी कहा है सर कि MCD पिछले 15 सालों से जो है वो भाजपा के पास थी, जिस वजह से ये घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली है। सर, देखिए, घटना का मतलब ही होता है कि किसी तरह को अप्रत्याशित बात हो जाए। घटना पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। बोल करके गलत न्यूज नहीं लेना चाहिए कि 225 बोले हैं, 230 बोले हैं। किसी ने नहीं कहा है, मैंने कहा है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमें सीट 2025 में आएगा। सर, राहुल गांधी ने चक्रव्यूह से ही पूछिए, उन्होंने क्या कहा है। ये राहुल गांधी अपना जवाब अपने देंगे। सोचने का तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया है। सर, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सर, करने दीजिए, उससे हम लोग को क्या मुँह। संजय सिंह ने यह भी कहा है सर कि MCD पिछले 15 सालों से जो है वो भाजपा के पास थी, जिस वजह से ये घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली है। सर, देखिए, घटना का मतलब ही होता है कि किसी तरह को अप्रत्याशित बात हो जाए। घटना पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। बोल करके गलत न्यूज नहीं लेना चाहिए कि 225 बोले हैं, 230 बोले हैं। किसी ने नहीं कहा है, मैंने कहा है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमें सीट 2025 में आएगा। सर, राहुल गांधी ने चक्रव्यूह से ही पूछिए, उन्होंने क्या कहा है। ये राहुल गांधी अपना जवाब अपने देंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद ने आरक्षण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण का सीमा बढ़ाया जाए, नई नियुक्ति से अति पिछड़े और गरीबों को लाभ पहुंचाए। लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि बिहार में आरक्षण बढ़े। बीजेपी हमेशा से किसी न किसी रूप में विरोध करती रही है। आगे उन्होंने कहा कि नए आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल किया जाए। 9वीं सूची में जाने के बाद न्याय प्रक्रिया और ज्यादा बेहतर होगा। वहीं 9वीं सूची में शामिल नहीं होने से लाखों छात्रों का नुकसान होगा। नीतीश कुमार अगर चाहे तो केंद्र पर दबाव बना सकते हैं। वे नियुक्ति लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, उसका लाभ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को, पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहां पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया। और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। भाजपा शुरू से उसका चरित्र रहा है, वह आरक्षण का विरोधी रहा है। किसी न किसी रूप में वह विरोध करते रहा है। जब भी चाहे आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के समय में आरक्षण लागू किया गया हो, या आदरणीय BP सिंह के समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा है। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जाति जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया।
उसमें सफलता नहीं मिली, तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको जो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब वो डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहां बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। अब इसका एक ही मात्र उपाय है कि अनुसूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में, चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून हो, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग, लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में, स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ, तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि यह जो आरक्षण लागू किया गया है इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार, क्योंकि सरकार कभी भी, जो भाजपा जदयू की सरकार रही है, नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की मौत के बाद देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में भी छात्र संगठन दिशा के द्वारा भिखना पहाड़ी में प्रतिवाद मार्च निकाला गया, वहीं प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से दिल्ली में घटना घटी है, सुरक्षा के मानक तय किए जाए और पटना, कोटा, इन तमाम जगहों पर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मानक तय किए जाए। साथ ही साथ जो दोषी है दिल्ली की घटना में, उसे दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी दी जाए। मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहां जहां ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद किया जाए और पूरे छात्रों के रिहायशी इलाके में और कोचिंग संस्थानों में जांच की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कहां पर है और कहां नहीं है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के, जो दिल्ली में घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। दिल्ली में बेसमेंट में 3 छात्रों की अचानक से जो फ्लडिंग हुई, जल जमाव के कारण बेसमेंट में अचानक से पानी आ गया और 5 मिनट के भीतर करीब 40 से 50 लोग वहां पर फंस चुके थे। उसी में अभी 3 छात्रों की मौतों की खबर है, लेकिन कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। ये घटना अपने आप में सिर्फ कोचिंग संस्थान की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है, क्योंकि जल जमाव
जमात को लेकर के इससे पहले भी वहाँ पर कंप्लेन दायर किया गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में दिल्ली के, क्योंकि जो तार थे वो बहुत नीचे बंधे हुए थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है, नगर निगम की है। तो इनके खिलाफ हम लोग के लिए हमारी मांग है कि आज जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है दिल्ली में, दिल्ली में जिस तरह की घटना घटित हुई है, साफ तौर पे ये चीज़ घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है। कोटा से लेकर पटना से लेकर के ऐसे इलाहाबाद से लेकर हर जगह पे आप ये देखने को मिल रहा होगा कि तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे तमाम लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा के, बिना वेंटिलेशन के एकदम 400, 500, हज़ारों की भीड़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एक बेसिक सुरक्षा की भी ख्याल न रखा जाता है। तो ऐसे पे तमाम संस्थानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके साथ ही ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, सरकारी हॉस्टल्स खोले जाएँ जो बच्चों के लिए मुफ्त हो। और इसके साथ ही पब्लिक लाइब्रेरीज़ की भी मांग कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ ही क्या बोले? नाम मृत्युंजय कुमार सर। किसी से भीख मांगते, नौकरियों के फार्म भरते, कहाँ गई मोदी सरकार? भरते, नौकरियों के फार्म भरते, कहाँ गई मोदी सरकार? लायंस क्लब पटना हारमोनी के द्वारा लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल पटना में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लायंस क्लब पटना हारमोनी की प्रेसिडेंट विद्यु रानी और उनकी टीम मेंबर सीमा खन्ना, रेखा कसेरा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत प्रेसिडेंट विद्यु रानी और लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के प्राचार्य शालिनी सिंह ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर किया। वहीं पौधे में पानी डालकर उन्होंने यह संदेश भी दिया कि हमें अपने समाज और आने वाले पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण बनाना है और चारों तरफ हरियाली बनी रहे। वहीं इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने भी पौधारोपण से जुड़े स्लोगन और कलाकृतियां बनाई। साथ ही बच्चों ने भी पौधारोपण किया और कहा कि हर वर्ष हमारे स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं रेखा कसेरा हूँ। हमारा ये प्लांटेशन का काम पटना लायंस क्लब और हारमोनी की तरफ से हो रहा है। ये प्लांटेशन का काम हम हमेशा करते रहते हैं। हमारे हारमोनी लायंस क्लब ऑफ हारमोनी का ये है कि हम अपनी जलती हुई धरती को पेड़ पौधे लगा के थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुहिम में हम अपने बच्चों को भी साथ लेते हैं, क्योंकि बच्चे रहेंगे, बच्चों को ज़्यादा पता होता है कि हम लोग अपनी धरती को कैसे बचाएं। हमारी इस तरह जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा, धरती जल रही है, पहाड़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर गल रहे हैं, तो ये अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी पूरी धरती जो हम देख रहे हैं कि इस बार कितना टेम्परेचर हो गया था, तो अगर पेड़ ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी धरती को बचाएगा, और इसके लिए हम हारमोनी क्लब बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इन्वायरमेंट के लिए क्या वैल्यू है ना? अगर पॉल्यूशन है तो उसको कम किया जा सकता है, और मेडिसिनल प्लांट का क्या क्या है, मेडिसिन में कौन सा यूज़ होता है और उससे किससे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है, ये तो बच्चों को जानना जरूरी है। बताओ ऑक्सीजन किस प्लांट से ज़्यादा निकलता है? बनियान ट्री, नीम का पेड़ और बनियान। गुड, नीम के पेड़ से सबसे ज़्यादा निकलता है। और तुम बताओ? नहीं, पीपल का जानती हो पेड़? क्यों मंदिर में पीपल का पेड़ लगाया जाता है? पीपल का इसीलिए लगाया जाता है, इससे ऑक्सीजन ज़्यादा निकलता है। नीम, पीपल, बर, ये सब जो है, और तो सब प्लांट से निकलता ही है, लेकिन ये 3 प्लांट ज़रूरी होता है। इस प्लांट का वैल्यू समझना चाहिए, और प्लांट छोटा छोटा भी घर में लगाना चाहिए। पटना में हालांकि घरों में जगह नहीं है, छोटा छोटा आदत लगाना चाहिए प्लांट लगाने। तुलसी का पेड़? हाँ, तुलसी का पेड़ 24 आवर्स तुलसी है, मनी प्लांट है। जहाँ तुलसी लगा वहाँ मनी प्लांट भी लगा।
सनातन के लिए भी और अपने शरीर के लिए भी ये ठीक है। प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ पटना हार्मनी, आज लोहिया नगर माउंट कार्मल स्कूल में हम लोग वृक्षारोपण के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए आए हैं। हम लोग का ये है कि हम कितना जगह ट्री प्लांटेशन कर सकें, क्योंकि इस बार की गर्मी जो महसूस हुई है ये हमको आभास दिलाया है कि ट्री प्लांटेशन कितना अधिक आवश्यक है। लोग पेड़ काटते हैं लगाने में और उसको फिर बड़ा होने में बहुत समय लगता है। तो हमारा ये रहेगा कि हम लोग ऐसी जगह लगाएं जहाँ लोग ध्यान दें और उस पेड़ को बड़ा होने दें, ताकि फिर हम लोग के आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो उसका लाभ उठा सकें। तो हमारे साथ हमारी टीम मेंबर्स हैं सीमा, रेखा, इंदुदी और शालिनी का तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जब भी हम उसको बोलते हैं उनको बोलते हैं, वो ज़रूर हमें मौका देती हैं कि हम आके उनके स्कूल में अपना एक्टिविटीज़ कर सकें। सो थैंक यू शालिनी, thank you girls and boys of Lohia Nagar Mount Carmel School and all those who participated in the tree plantation. I'm Shambhavi from Standard 8A, the Newton House Vice Captain. Here I am for plantation of the tree with the poster of motivation. We have the poster to motivate everyone and we planted trees as much as we can in this ground. I am Anunita from Standard 8A. Today we are here to plant more trees. Trees are very essential for us and it's an important part of our life. So it gives us oxygen, food, wood and many other things. It's very important to plant trees. और आज आप यहाँ पे प्लांटेशन किया, आपने कैसा लग रहा है? I'm feeling very good because it gives us a positive energy when we plant more trees. और ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो प्लांट्स को कट करते हैं और समाज के लिए भी काफ़ी अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? डिफॉरेस्टेशन करने से हम लोग का क्लाइमेट पे भी बहुत अफेक्ट करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ता है। प्लांट लगाना चाहिए हम लोग को। आज के हमारे स्कूल में वृक्षारोपण का आयोजन हुआ है। हमारे स्कूल के डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और इवन दो संदीप सर भी आए हैं। हम लोगों ने यह प्रण लिया है कि हम हर साल की भांति इस साल भी पेड़ लगाएं और आने वाले सालों में भी पेड़ लगाते रहेंगे। मैं आयुष शर्मा, कक्षा 9 का एक छात्र। धन्यवाद। पेड़ लगाना हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पेड़ ही हैं जो हमारे पृथ्वी को बचा सकते हैं और हमारे समाज में एक नई नींव डाल सकते हैं। हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि पेड़ क्या होते हैं। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि पेड़ भी थे, हम कैसे खेलते थे, वो सभी यादें वापस से लाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। Class 9C and we all are standing over here on this auspicious occasion of tree plantation ceremony, in which we all have planted many trees and we are ready to promote the trees. And we all have enjoyed it so much and we take oath that we are going to promote trees in further. आज लोहिया नगर माउंट कार्मल में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जिसमें लायंस क्लब के द्वारा ही ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। लायंस क्लब की प्रेसिडेंट मिसेस बिदू मैम और उनके पूरे मेंबर यहाँ पे सम्मिलित थे। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। हमारे बच्चे ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ वगैरह, चार्ट्स वगैरह बनाए, जिसके द्वारा उन्होंने कुछ मैसेज लोगों को बताया है। और मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि पेड़ ज़रूर लगाएं और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है आए दिन, उसको रिड्यूस करें। ये आपकी माँ है, हमारी माँ है, इसको सेव करें और पेड़ ज़रूर लगाएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विजय परमार हुआ। मैं लोहिया माउंट कार्मल में फिजिकल टीचर हूँ। हमारे स्कूल में आज वृक्ष रोपण हुआ और यहाँ माहौल बहुत अच्छा रहा। हम आशा करते हैं कि हर बच्चे एक वृक्ष लगाएं और ये लायंस क्लब के द्वारा लगाया गया है। बहुत अच्छा माहौल रहा। हर व्यक्ति को एक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हमारा हरियाली बढ़े और हमारा देश भी बढ़े। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24।
मानसूनी सीजन में इस बार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यूपी के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार यानी 30 जुलाई से 2 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मंगलवार यानी 30 जुलाई को कई जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सरस्वती, कुशीनगर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, रामपुर, बिजनौर, हरदोई और मुरादाबाद में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी के भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, रायबरेली, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और जौनपुर में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सुस्त पड़ा मानसून फिर से एक्टिव हो सकता है, जिसके चलते राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की उम्मीद है। वहीं सोमवार को राज्य के कई जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके साथ 1 या 2 स्थानों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज यानी मंगलवार को कई जिलों में बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। बता दें कि राज्य में इस बार कम बारिश के बाद भी पूर्वी यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर है और यहां बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।